हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा के पाठ्यक्रम एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको काफ़ी मदद करेगी, काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, लेखपाल, बीडीओ जैसी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूं क्लास में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें तथा आप अपना सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन हमेशा बनाए रखें। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर ज्वाइन करके और बिल्कुल इजीली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ अदर सोशल मीडिया के नेटवर्क लिंक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में थंबनेल में आपने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं इतिहास के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करना उचित समझता हूँ। जैसे हम लोग देखेंगे कि इतिहास के वर्गीकरण कैसे किए गए, मानव का जीवन स्तर कैसे 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 विकसित हुआ, इत्यादि सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतिहास के पिता किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है। स्रोत के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को बोलते हैं जहाँ पर मानव जीवन का पुरातात्विक साक्ष्य ही हमें प्राप्त हुआ है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और उदाहरण के तौर पर इस प्रागैतिहासिक काल के तहत हम पाषाण काल को लाते हैं। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का एक मुख्य आधार पाषाण यानी पत्थर ही हुआ करता था। आगे आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु वो अपठनीय हैं, क्योंकि उस समय की भाषा और लिपि का ज्ञान हमें आज तक नहीं है। इसमें यदि उदाहरण के तौर पर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चित्राक्षर और लिपियाँ हमें प्राप्त हुई जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और आगे ऐतिहासिक काल की यदि बात करें तो ये उस काल का बोध करता है जब हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और उन्हें हम पढ़ने में सफल भी हुए हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि वैदिक काल के बाद आगामी जो भी समय आता है तो उसको ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पाषाण काल है ना, विभिन्न आधार पर इसका भी वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पाषाण काल में मानव का जीवन स्तर, प्रमुख खोजें इत्यादि कैसी थी। उससे पहले मैं आपको 2 पॉइंट और बता दूं। प्रागैतिहासिक काल पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इनको शॉर्ट में ए कनिंघम भी बोला जाता है। ठीक है। और धरती पर ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का उद्भव आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। यहाँ पर मैंने, जैसा कि पीछे आपको बताया था, एक टेबल फॉर्मेट में विभिन्न आधारों पर मानव का जीवन स्तर और प्रमुख खोज और प्रमुख पुरातत्व स्थल अलग अलग पाषाण काल के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहला आधार है हमारा मानव का जीवन स्तर। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन स्तर एक आखेटक यानी शिकारी तथा खाद्य संग्राहक यानी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने जैसा था, और कृषि एवं पशुपालन की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर मानव का जीवन आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में तो था ही, लेकिन यहाँ पर मानव को पशुपालन की जानकारी की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होने लगी थी। और यही कारण है कि माना जाता है कि मानव द्वारा प्रथम पालतू कुत्ता था। ये क्वेश्चन बड़ी परीक्षा में पूछा गया है बार बार कि मानव द्वारा प्रथम पालतू कौन सा जानवर था, तो आपका उत्तर कुत्ता होगा। ठीक है। वहीं नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर मानव को पूर्ण रूपेण कृषि पशुपालन की जानकारी हो गई थी,
और कृषि एवं पशुपालन की जानकारी हो जाने के फलस्वरूप इनकी देखरेख एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से उन्हें स्थायी निवास को भी अपनाना पड़ा। तो आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए कि मानव द्वारा स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब शुरू की गई थी, तो आप बताएंगे स्थायी निवास की प्रवृत्ति इसकी शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है। अब प्रमुख खोज की बात करें तो सबसे मुख्य खोज जो है आग की खोज कब हुई थी, तो आग की खोज ये पूरा पाषाण काल में हुई थी और मानव की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी, आग की खोज। ठीक है। क्योंकि जब आग की खोज मानव ने आग की जानकारी जब मानव को हो गई तो एक तरह से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा मोड़ आया। जैसे आग से उनको काफ़ी सुरक्षा भी मिल सकती थी, आग से भोजन को पका सकते थे तथा उजाला और ठंडे में बचाव इत्यादि ये सभी कार्य उनके लिए आसान हो गया। हालांकि आग की जानकारी बस उन्हें पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग का व्यवहारिक प्रयोग करना उन्होंने मध्य पाषाण काल में शुरू किया था। वहीं पहिए और कृषि की पूर्ण रूपेण शुरुआत ये नवपाषाण काल में देखी जाती है। याद रखिएगा, पहिए की खोज नवपाषाण काल में, जबकि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक है। प्रमुख पुरातत्व स्थल की बात करें तो देखिए, तमिलनाडु में एक अतिरम पक्कम जगह है जहाँ पर सर्वप्रथम कुल्हाड़ी मिली थी, और मध्य प्रदेश का एक हथनौरा जगह था, यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। मध्य प्रदेश में ही एक भीमबेटका जगह है, वहाँ से चित्रकारी के, और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से तीनों काल के औजारों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही एक आदमगढ़ जगह है और राजस्थान में बागौर जगह है। पशुपालन के बड़ी मात्रा में साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल की बात करें तो बुर्ज होम, ये जो कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है, यहाँ से गर्तावास यानी गड्ढे के भीतर मानव के निवास का मुख्य साक्ष्य मिला है। और न केवल गर्तावास बल्कि वहाँ पर कब्र में मालिक के साथ उनके पालतू जैसे कुत्ते इत्यादि को दफनाया जाना भी देखा गया है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कई बार ये हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसका जो कालखंड है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के तहत सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु वो तांबा ही थी। ठीक है। वर्ष 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र की पहली बार खोज की गई। ठीक है। हड़प्पा एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी जिसे हम सिंधु सभ्यता बोलते थे, और इस सिंधु सभ्यता की खोज पहली बार, इसके बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी थी वो जॉन मार्शल के द्वारा वर्ष 1921 में अनुमान लगाई गई, प्राप्त की गई। ठीक है। तो उसके हिसाब से यदि हम देखें तो इसका क्षेत्र विस्तार 12,99,600 किलोमीटर लगभग माना जाता है। कुछ इसकी सीमाएं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की सीमाएं देख लेते हैं कि ये विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह है वहाँ तक, और ये मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। नदियों का उल्लेख इसलिए कि परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो उत्तरी हो गया मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी हो गया दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में गोदावरी अथवा प्रवरा नदी के किनारे था। यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व था, याद रखिएगा। पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुदकांगेडोर, ये बलूचिस्तान आज वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे। और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में जो मेरठ क्षेत्र, मेरठ जिला का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। हिंडन नदी ये यमुना की सदी है, आपको मालूम है।
नेक्स्ट, अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और वर्ष, नदी इत्यादि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। ठीक है, देखिए जो ये उत्खनन करता है, जब हड़प्पा नगर यानी सभ्यता की पता जब हमको चली, तो उसके बाद विभिन्न उत्खननकर्ताओं के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पर खुदाई का कार्य किया गया। ठीक है, और वहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम उस सिंधु सभ्यता के जीवन स्तर और मानव के बारे में अनुमान लगाते हैं। ठीक है, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर थे, किंतु केवल 7 नगरों को मुख्य रूप से मान्यता दी गई। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है बस हम उन्हीं को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें एक हड़प्पा जगह भी थी, नगर था। वहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी थी वो सबसे पहले जॉन मार्शल को दी गई थी, मैंने पीछे बताया था आपको। लेकिन जो हड़प्पा नगर था वहाँ पर खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में की गई। ठीक है, जो हड़प्पा नगर था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। और प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई और मुहरों पर एक सींग वाले पशुओं की जानकारी मिली। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो इनके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी थे। 1922 में इसकी खुदाई हुई। ये नगर सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से मुख्य रूप से 3 मुख वाले एक देवता जिन्हें हम पशुपति के नाम से जानते थे, उनकी एक मूर्ति मिली है और एक नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली और विशाल अन्नागार एवं स्नानागार भी यहीं प्राप्त हुए थे। अन्नागार से हमारा तात्पर्य है जैसे जिसको आज हम ग्रेन गोडाउन बोलते हैं, जिसको गोदाम बोला जाता है वो, और स्नानागार मतलब नहाने की कोई व्यवस्था होगी, वो यहाँ पर प्राप्त हुई थी। हालांकि एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ऊंची इमारत कौन थी, तो ये अन्नागार ही थी। ठीक है, चनहुदड़ो। ठीक है, यहाँ खुदाई NG मजूमदार के नेतृत्व में वर्ष 1931 में की गई थी। ये नगर भी सिंधु नदी के तट पर ही है। मुख्य रूप से यहाँ पर सौंदर्य के प्रसाधन और मनके बनाने के कारखाने खोजे गए। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब मुख्य रूप से लिपस्टिक का नाम सामने आता है। हालांकि यहाँ पर कंघी और पाउडर इत्यादि ये सभी सब मिले थे, लेकिन मुख्य रूप से लिपस्टिक को ही माना जाता है। ठीक है, कालीबंगा, यहाँ पर जो है खोज अमलानंद घोष के नेतृत्व में वर्ष 1953 में हुई थी। ये सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था और जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए और नक्काशीदार ईंट तथा अग्निवेदिका, जिसे हवन कुंड बोल सकते हैं, वो ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, और लास्ट में यदि बात कर लें लोथल की, तो लोथल ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, और रंगनाथ राव के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की गई। वर्ष 1955 से लेकर और 63 तक का समय माना जाता है। भोगवा नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ है। ठीक है, पहला बंदरगाह यही था लोथल, और हाथी दांत के साक्ष्य मिले तथा चावल के दाने व खिलौने और युग्म समाधान, मतलब क्या है कि यहाँ पर जोड़े सहित समाधियाँ मिली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा साक्ष्य इसी लोथल गुजरात से ही प्राप्त हुए थे। ये पहला बंदरगाह था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टेबल के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होंगी, तो आप इसको क्लियरिफाई रखिएगा। नेक्स्ट, देखिए जैसा कि मैंने बताया था, भारत में हड़प्पा युगीन सर्वाधिक स्थलों की खोज ये गुजरात में ही हुई है। ठीक है, गुजरात में एक धौलावीरा का नाम आप सुने ही होंगे, वहाँ भी, और लोथल अभी मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें वहीं से जुड़ी थी। कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में और भी डिस्कस करें हम लोग, जैसे उस समय के मानव का सामाजिक जीवन कैसा था। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार था परिवार। ठीक है, और यहाँ के लोग नगरीय जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि पक्की ईंटों का प्रयोग होता था तथा सड़कें एवं नालियाँ इत्यादि की व्यवस्था थी, तथा नालियाँ एक दूसरे को ना आपस में समकोण पर आकर काटती थी। एवं जो घरों के दरवाजे थे, याद रखिएगा, जो घरों के दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ न खुलकर
पीछे की ओर खुलते थे। खिड़कियाँ एवं दरवाजे ये पीछे की ओर खुला करते थे। ये सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मातृ देवी की पूजा करते हुए ज़्यादा देखा गया है। दैनिक क्रियाकलाप के रूप में मछली पकड़ना और शिकार खेलना इन लोगों का ये रोज का मतलब सामान्य क्रियाकलाप था। प्रचलित खेल जो मनोरंजन के तौर पर देखा जाए तो शतरंज का खेल, पासा, नृत्य इत्यादि ये सभी प्रयोग किया करते थे। समाज के व्यवसाय को आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, और वो थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। और एक चीज़ हाईलाइट तौर पे आप याद रखिएगा, आग में पकी ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ क्या आपसे? आप ये बताइए, हाल ही में किस राज्य के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और घरों के विन्यास हेतु ग्रिड प्रणाली अपनाई गई थी। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो सड़कें थी वो आकर के ऐसे, ग्रिड प्रणाली का मतलब जाल, ठीक है, इसको ग्रिड प्रणाली बोला जाता है। तो कुछ घर ऐसे इस व्यवस्था में मतलब संरचित थे। ठीक है ना। धार्मिक जीवन की बात करें तो प्रमुख आराध्य इन लोगों के मातृदेवी तथा पशुपति शिव थे। ठीक है। पशुपति शिव के बारे में थोड़ा और डीप हम लोग जान लेते हैं। इनके दाईं ओर चीता एवं हाथी तथा बाईं ओर गैंडा व भैंसा का चित्र देखने को मिला। और आसन के नीचे, ठीक है ना, आसन के नीचे ये जो मैंने आपको बताया वो आसन के नीचे थे, और सिर पर एक त्रिशूल जैसा कोई आभूषण भी देखने को मिला था। पवित्र पशु की बात करें तो कुबड़ वाला बैल एवं श्रृंग युक्त पशु इनका प्रमुख और प्रिय पशु था। लिंग पूजा का प्रचलन, जादू टोना व अंधविश्वास प्रचलित थे। और मृतकों के अंतिम संस्कार की प्रचलित 3 विधियां थीं। पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित, ये यहाँ पर बाय मिस्टेक ये दूसरा लिख दिया गया है। सर्वाधिक प्रचलित जो विधि थी वो ये थी दाह संस्कार। ठीक है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार। ठीक है ना। तो दाह संस्कार जो है सर्वाधिक प्रचलित विधि थी। आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर लोगों को कोई मुद्रा का ज्ञान नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। अर्थात जैसे मान लीजिए हमने आपसे 1 किलो गेहूँ चाहिए, तो बाद में मुझे भी आपको 1 किलो गेहूँ देना ही पड़ता था। नाप तौल की इकाई थी, और नाप तौल की इकाई के रूप में वो 16 इकाई का अनुपात प्रयोग किया करते थे, जैसे 16, 32, ठीक है, फुट 48 और 64 इत्यादि। ये सब जो 16 के अनुपात है ना, उनका प्रयोग किया करते थे। अब फुट एवं क्यूबिक की जानकारी भी नहीं थी। माप तौल हेतु दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया करते थे। जुताई हेतु लकड़ी से बना हल का प्रयोग किया जाता था। और प्रचलित फसलें कुल 9 प्रकार की थी। हालांकि मुख्य रूप से चावल, गेहूं की जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन उड़द और इत्यादि बहुत सारी 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य फाइनली हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। व्यवस्थित सिंचाई का तो प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु जल संग्रहण हेतु बांध के निर्माण के साक्ष्य जरूर मिले हैं। लिपि एवं लेखन कला की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लिपि थी वो चित्राक्षर लिपि थी। ठीक है ना, जिसको हम पिक्टोग्राफी बोलते हैं। और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ध्यान रखिए, हमारी जो लिपि है हम बाईं से दाईं ओर लिखते जाते हैं, लेकिन ये उर्दू की तरह से दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं और ये दाईं से बाईं ओर आते थे। ठीक है। लिपि में 64 मूल चिन्ह थे और लगभग 250 से लेकर और 400 तक चित्राक्षर थे, जिन्हें हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना। तो मित्रों, ये थी हम लोगों की सिंधु घाटी से संबंधित एक चर्चा। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को क्लियर करने में आपको मैं ज़रूर मदद कर पाया हूँ, बिल्कुल कम समय में। तो वीडियो आपको यदि अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये इसका ऑप्शन है, और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा जो भी आपके सजेशन एप्रिसिएशन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। कोई भी जो भी सजेशन आपका होगा मैं ज़रूर उनको ध्यान दूंगा, और जो भी आपकी राय होगी मैं उसको वीडियो में ज़रूर मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।